आपके अपने एजुकेशन फैमिली ग्रुप यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं फिर जुड़ा हूं आपके साथ राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर, जिसमें दोस्तों हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हम आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आहड़ सभ्यता की बात करें दोस्तों तो यह पाएगी दोस्तों राजस्थान के दोस्तों उदयपुर जिलों में आहड़ सभ्यता पाई गई है। अब दोस्तों आहड़ सभ्यता में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी को आज हम देखेंगे। अगर दोस्तों आहड़ सभ्यता में जो जहां जिस को हम पढ़ेंगे तो वो दोस्तों पढ़ेंगे, स्थान तो पढ़ लिया हमने, वो पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों नदी, कौन सी नदी के किनारे है और कहां पर है दोस्तों। उसके बाद में पढ़ेंगे इसके दोस्तों दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे इसके उपनाम, कौन कौन से उपनाम है दोस्तों। इसको उपनामों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे नंबर पे जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे अपन खोज करता देखेंगे दोस्तों, इनकी खोज किसने की। और दोस्तों इसके बाद में चौथे नंबर पे जो बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों समय, अर्थात दोस्तों ये कितनी प्राचीन है। और दोस्तों जो इस प्रकार से पांचवें नंबर पे जो बात करेंगे अपन करेंगे वो करेंगे विशेषताएं। इसकी दोस्तों क्या क्या विशेषताएं। तो दोस्तों ये जो पांच की पॉइंट है इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज उसी को हम हल करेंगे और ताकि उससे संबंधित कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो दोस्तों बात करते हैं सबके पहले नदी की। अगर दोस्तों नदी की बात करें तो ये दोस्तों आहड़ सभ्यता है। ये दोस्तों आयड़ नदी के दोस्तों इस प्रकार से तटवर्ती क्षेत्रों में किनारों पे ये सभ्यता खोज की तो वहां पाई गई है। इसी को दोस्तों अगर एक और नदी है दोस्तों बेड़च नदी, और एक और नदी का नाम आता है दोस्तों बनास नदी। ये तीन नदियों इस प्रकार से दोस्तों इसको आहड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है, बेड़च सभ्यता के नाम से, और बनास सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसको तीन नदियों में किस प्रकार से, तो दोस्तों एक डायग्राम बना के समझते हैं कि तीन नदियों के किनारे किस प्रकार से ये मिली है और तीन किन नामों से इसको क्यों जाना जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो इधर से एक दोस्तों नदी आती है, ये दोस्तों होगी अपनी नदी। अगर दोस्तों ये जो नदी आ रही है इस नदी की बात करें तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके आयड़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों? आयड़ नदी। अब दोस्तों ये आयड़ नदी है, ये एक दोस्तों बड़ी सी झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है दोस्तों उदय सागर झील। ये दोस्तों मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाई गई थी। ये जिस समय उदयपुर शहर का निर्माण हुआ उसी समय दोस्तों उदयपुर झील भी बनाई गई थी। अगर दोस्तों ये उदय सागर झील है, ये जहां से आयड़ नदी इसमें आगे गिरती है। अगर दोस्तों ये यहाँ से इसके बाद में जो निकलती है बाहर, जब ये दोस्तों बाहर निकलती है तो इस समय इसका नाम चेंज हो जाता है, वो हो जाता है दोस्तों इसका बेड़च नदी के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है इसको? बेड़च नदी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और दोस्तों ये इस प्रकार से आगे जाती है और इधर से दोस्तों एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बनास नदी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में आहड़ नदी इस प्रकार से उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नदी के नाम से, फिर इधर से एक नदी आती है बनास नदी। तो इस प्रकार से इसको दोस्तों अगर देखा जाए तो आयड़ नदी, बेड़च नदी अथवा बनास सभ्यता तीनों के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपका इस प्रकार से आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आपका हर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों नदी की बात होगी। अब देखेंगे दोस्तों इसके उपनाम, किसके? आहड़ सभ्यता के उपनाम। इसके दोस्तों क्या क्या उपनाम है। तो दोस्तों अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसको दोस्तों ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवर्ती नगरी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। और ये जाना जाता दोस्तों प्राचीन काल में। कब? प्राचीन काल में दोस्तों इसको नाम से जाना जाता था, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से इसको जाना जाता था।
एक चीज दोस्तों यहाँ पर नोट लगा के आप ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी, ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी, ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी कहा जाता है। और दोस्तों आपके आ जाए ताम्रवर्ती जिला, ताम्रवर्ती जिला, ताम्रवर्ती जिला अगर दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपके दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ताम्रवर्ती नगरी तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता था प्राचीन काल में, ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता, ताम्रवर्ती जिला झुंझुनू। तो दोस्तों आपके इस प्रकार से यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो एक तो नाम दोस्तों ये हो गया, क्या इसको और भी नाम से जाना जाता है, कि हाँ भाई इसको और भी नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों, अगर बात करें 11वीं व 12वीं शताब्दी, अगर दोस्तों बात करें 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता दोस्तों आघाटपुर, या दोस्तों इसको आघाट दुर्ग, आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। क्या इसके और भी नाम है क्या भाई, हाँ भाई इसके और भी उप नाम है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों इसके वर्तमान या दोस्तों इसको स्थानीय भाषा में, इस स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है तो धूलकोट के नाम से, धूलकोट के नाम से दोस्तों इसको स्थानीय भाषा में जाना जाता है। अगर दोस्तों और भी उपनाम है कि हाँ भाई इसके और भी उपनाम है, अगर दोस्तों अगले उपनाम की बात की जाए तो इसको दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट, मेवाड़ के महाराणाओं का दोस्तों इसको शमशान घाट भी बोला जाता है। बात है दोस्तों इस प्रकार से अमर सिंह के समय की, जब महाराणा अमर सिंह थे दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र, उसने दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि की थी, एक मुगल मेवाड़ संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 5 फरवरी इस प्रकार से 1615 में दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। इस संधि से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह इस प्रकार से व्याकुल हो गए थे इस संधि से कि वो इस प्रकार से वहां से आहड़ चले गए थे वो, और आहड़ में ही उन्होंने अपने अंतिम समय तक के जो बाकी की जितना भी जीवन था वो आहड़ में बिताया, और आहड़ में बिताने के साथ ही वहीं पर उनकी मृत्यु, और वहीं पे आहड़ में इनकी एक छत्री है दोस्तों। उसके बाद में महाराणा अमर सिंह के बाद में जितने भी मेवाड़ के राणाओं का जो अंतिम संस्कार किया जाता था वो किया जाता दोस्तों आहड़ में, तो वो है दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी दोस्तों इसको बोला जाता है। और क्या और भी उपनाम है कि भाई इसके, हाँ भाई वो इसके और भी उपनाम है, इसको दोस्तों वो बोला जाता है मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया है महासतियों का टीला, अगर आपसे पूछ लिया जाए महासतियों का टीला, नोट लगा के लिख लो, महासतियों का टीला, महासतियों का टीला हो जाए तो दोस्तों वो हो जाएगा आपके बागोर भीलवाड़ा। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, मर्तकों का टीला तो किसे कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को, इस प्रकार से महासतियों का टीला को कहा जाता है दोस्तों बागोर भीलवाड़ा को। तो आपके यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो आप। अब बात करते हैं दोस्तों खोजकर्ता की, बात करते हैं अपन खोजकर्ता की, किसने इसकी खोज की और क्या क्या अवशेष मिले। दोस्तों बात करते हैं खोजकर्ता, खोजकर्ता
खोजकर्ता कौन कौन थे दोस्तों इसके? तो बात करें दोस्तों एक समय की 1953 में दोस्तों इसकी एक छोटे स्तर पर खोज की थी। वो की थी दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी दोस्तों। ये की थी दोस्तों छोटे स्तर पे, आप बोल सकते हो छोटे स्तर पर दोस्तों इन्होंने खोज की थी। उसके बाद में अगर दोस्तों दूसरी बार देखा जाए, ये पहली बार की थी इसने प्रथम बार, दूसरी बार अगर दोस्तों देखा जाए तो ये की थी दोस्तों 1956 में की थी दोस्तों आर सी अग्रवाल द्वारा की थी। अगर दोस्तों उसका पूरा नाम देखा जाए तो रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इस प्रकार से तो बड़े स्तर पर खोज की गई थी। तो आपको दोस्तों याद रखना है 1956 में आर सी अग्रवाल रतन, ये तो दोस्तों पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ये क्या थे दोस्तों? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे दोस्तों? ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उसके बाद में दोस्तों इनके साथ इस प्रकार से इनके साथ इसको मिटा देता हूं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अब समय की, कब कितना पुराना है, कितनी प्राचीन है दोस्तों सभ्यता। समय, अब दोस्तों समय की बात करते हैं, अर्थात इसको प्राचीन भी बोल सकते हो दोस्तों। तो इसको दोस्तों इतिहासकारों ने इसको दोस्तों 4000 ईसा पूर्व प्राचीन माना है। इसको कितना इतिहासकारों ने दोस्तों इसको माना है 4000 ईसा पूर्व प्राचीन माना है। लेकिन दोस्तों एक इतिहासकार है दोस्तों गोपीनाथ शर्मा ने दोस्तों जो इसको माना है वो माना है दोस्तों इसको 1900 से लेकर दोस्तों इसको माना है 1200 ईसा पूर्व। और दोस्तों इसके बाद में एक और आता है दोस्तों रेडियन दोस्तों C14 के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों इसकी जो डेट है वो है दोस्तों 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। और दोस्तों अगर एक और है दोस्तों बर्तनों के आधार पर दोस्तों इसको 2000 से 1000 ईसा पूर्व। ये दोस्तों इस प्रकार से इतिहासकारों के अनुसार 4000 ईसा पूर्व, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसको 1900 से 1200 ईसा पूर्व, और इस प्रकार से रेडियन C14 के अनुसार दोस्तों इसको 2000 से 1200 ईसा पूर्व, और इस प्रकार से बर्तनों के जो अवशेष मिले हैं दोस्तों उनके आधार पर इसको 2000 से 1000 ईसा पूर्व प्राचीन मानी जाती है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात चलती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। यही है दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहां से क्या क्या मिले हैं? यहां से दोस्तों इस संस्कृति के आर्य सभ्यता संस्कृति के इस संस्कृति के कितने दोस्तों 8 स्थल खोजे गए। 8 स्थल खोजे गए, जिनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल है वो है दोस्तों 3 स्थल। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पर अगर दोस्तों पहले नंबर पे बात करेंगे, पहले स्तर पर तो इस स्थल से दोस्तों स्फटिक पत्थरों की प्रधानता। तो दोस्तों ये स्फटिक पत्थर होता है, ये दोस्तों औजार व उपकरण बनाने में दोस्तों काम आता है। दूसरे नंबर पे अगर दोस्तों दूसरे स्थान की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ताम्र कांस्य व लोहे की प्रधानता।
इस प्रकार से अगर तीसरे स्थल की बात करें दोस्तों तो यहाँ मिले हैं दोस्तों मर्दभांड, अतः दोस्तों मिट्टी से बने हुए बर्तन। इस प्रकार से दोस्तों तीनों स्तर हैं। अब इसके बाद में देखते हैं अपन क्या क्या यहाँ पर इस प्रकार से वस्तुएं प्राप्त हुई दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर दोस्तों देखें सामाजिक जीवन, दोस्तों आर्य सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था दोस्तों, सामाजिक जीवन कैसा था दोस्तों? तो सामाजिक जीवन में अगर दोस्तों बात करें तो ये लगभग उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो 8 किलो दूर होने के कारण दोस्तों इसको इस प्रकार से ग्रामीण दोस्तों सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता आज होने के साथ साथ दोस्तों इसमें जो परिवार पाए गए हैं वो पाए गए दोस्तों सामूहिक परिवार, सामूहिक परिवार। ये दोस्तों सामूहिक परिवार है, इसका जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से। जो यहाँ पर चूल्हे पाए गए हैं दोस्तों वो पाए गए हैं प्रत्येक घर में 2-2 चूल्हे, प्रत्येक घर में 2 चूल्हे, प्रत्येक घर में दोस्तों 2 चूल्हे पाए गए हैं। एक चूल्हे पे मानव तेली की छाप मिली है। एक पे तो दोस्तों क्या मिली? एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो एक घर में दोस्तों कितने चूल्हे पाए गए? एक घर में पाए गए दोस्तों यहाँ पर 6 चूल्हे। एक घर में 6 चूल्हे पाए गए हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि वहां पर अपने कालीबंगा पड़ा था, उसमें एक मानव खोपड़ी मिली थी जिसमें दोस्तों 6 छेद पाए गए थे। यहाँ पर 6 चूल्हे पाए गए और उन 6 छेद दोस्तों शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण हमें मिला था कालीबंगा सभ्यता में। तो यहाँ पर पाए गए दोस्तों 6 चूल्हे पाए गए। कच्ची ईंटों से बने मकान, कच्ची ईंटों से बने मकान, कच्ची ईंटों से दोस्तों बने यहाँ पर मकान मिले हैं। और दोस्तों एक यहाँ मिला है कच्ची ईंटों से बने हुए मकान के बाद में, और दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र। ये दोस्तों बिना हत्थे का जलपात्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये बिना हत्थे का इस प्रकार से जलपात्र मिला। ऐसा ही दोस्तों ईरान और बलूचिस्तान में भी इस प्रकार के ही पात्र मिले हैं। तो वहीं से पता चलता है कि यह सभ्यता उन सभ्यताओं के साथ भी व्यापार किया करती थी और उनका भी साथ इनके संबंध रहे होंगे। तो उन्हीं से मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ पर मिले दोस्तों 40 प्रकार की 40 तांबे की खदाने, 40 तांबे की दोस्तों यहाँ पे क्या मिली है? खजाने मिली है। और दोस्तों एक आता है गोरी या कोटी, गोरी या दोस्तों कोटी, ये होती है दोस्तों अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का स्थान। दोस्तों अगर एक चीज और याद रख सकते हो कि गोरी जिस प्रकार से 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी को क्या कहते हैं और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये आपने क्वेश्चन किया, आप इसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि उसको क्या कहते हैं। इसके बाद में अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 2 स्थान मिले हैं। एक स्थान तो मिला है दोस्तों मतुन और एक मिला है दोस्तों उमरा। ये दोस्तों 2 स्थान मिले हैं यहाँ पर। ये थे दोस्तों इस प्रकार से ताम्र शोधन केंद्र, ताम्र शोधन केंद्र। ये दोस्तों ताम्र शोधन केंद्र थे जिसकी खोज किन्होंने की थी दोस्तों? R.C. अग्रवाल ने दोस्तों बड़े स्तर पे इन्होंने ही खोज की थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों और क्या क्या मिले हैं यहाँ पर? एक मिला है दोस्तों यहाँ पर
टेरा कोटा पद्धति की मूर्तियां। टेराकोटा पद्धति की दोस्तों यहाँ पे क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। टेराकोटा पद्धति का होता है दोस्तों, पहले धूप में तपाया जाता है, फिर इस प्रकार से आग में पका के इस प्रकार की जो पात्र बनाए जाते हैं वो होते हैं दोस्तों टेराकोटा पद्धति का। और क्या मिले दोस्तों? यहाँ मिले दोस्तों 4 मानव मण मूर्तियां। 4 मानव मण मूर्तियां मिली है। नारी की खंडित मूर्ति, माननीय की दोस्तों खंडित मूर्ति मिली है, जो दोस्तों इस प्रकार से एक घाघरा पहने हुए, जो दोस्तों कमर के नीचे इस प्रकार से घाघरा पहने हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मिली है एक तो बेल की मूर्ति, बेल की मूर्ति मिली है दोस्तों। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। 6 तांबे की मुद्रा, 6 तांबे की मुद्रा। 3 मोहरे मिले दोस्तों, जिसमें इस प्रकार से ये मोहरे हैं। तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पर इसके साइड पे दोस्तों जो मोहरे, इसमें यहाँ यूनानी भाषा से दोस्तों कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक इस प्रकार से एक त्रिशूल का चिन्ह मिला है, त्रिशूल का चित्र मिला है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों जो इधर वाला मिला है जिसमें एक मानव के पीछे इस प्रकार से तरकस, और दोस्तों एक मिला है दोस्तों तीर। इस प्रकार से 2 चित्र बने हुए मिले हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट है 79 प्रकार के उपकरण, ये दोस्तों यहाँ से मिले हैं। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। टेराकोटा पद्धति से बनी हुई मूर्तियां मिली है, 4 मानव मण मूर्तियां, नारी की खंडित मूर्तियां, बेल की मूर्तियां, आटा पीसने की चक्की, 79 प्रकार के उपकरण मिले हैं। एक नारी की मूर्ति मिली है, खंडित मूर्ति जो कमर के नीचे घाघरा पहनी हुई है। सिक्के पे तीर और तरकस के चित्र बने हुए हैं। एक तरफ त्रिशूल का यूनानी भाषा में कुछ लिखे हुए हैं। 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहरें प्राप्त हुई है टेराकोटा पद्धति से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आर्ट सभ्यता से इसके इतना कुछ पढ़ लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों आज साथ के साथ नोट्स बनाइए ताकि आपको लंबे समय तक आप इसको याद रख सकें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।